हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम जैसे जैसे जो टॉपिक करते जाएंगे उसे साथ साथ में याद करते जाएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 3 भागों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत के तथ्यों का, अतीत की किसी घटना का जब हम वर्णन, विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जब हम इतिहास के तथ्यों का, अतीत की किसी घटना का वर्णन, विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। तो जहां तक हो गया। अभी देखो इतिहास लिखते कैसे हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग हिंदी इतिहासकारों, विद्वानों ने अपने इतिहास में किया है। तो पहली जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। एग्जाम्पल, उदाहरण से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, क से कबीर और केशव दोनों कवियों को उस समय एक श्रेणी में रखा गया। यही से हमें उसकी त्रुटि दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो कबीर है वो तो भक्ति काल के कवि है, हम सबको पता है, और जो केशव है वो कौन से कवि है? वो रीति काल के कवि है। ठीक है, तो हम दोनों को एक श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? दोनों की काव्यगत विशेषताएं अलग हैं, तो यही से इसकी त्रुटि हमें दिखाई देती है। ये पद्धति अच्छी नहीं मानी जाती, फिर भी कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, ये जो पद्धति है वो अच्छी नहीं मानी गई, फिर भी कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने इसका क्या किया है? प्रयोग किया है। तो जिन इतिहासकारों ने इसका प्रयोग किया है वो उनका नाम हमें नीचे दे रखा है। तो देखें, जिन इतिहासकारों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है वो कौन कौन से हैं? गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर। इन दोनों विद्वानों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो कौन कौन से हैं? गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर। उसके बाद है काल क्रमानुसार पद्धति। ठीक है, इसमें कवियों का परिचय उनकी जन्म तिथि और मृत्यु के अनुसार दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें कवियों का जो परिचय है वो उनकी जन्म तिथि और मृत्यु के अनुसार दिया जाता है। इस पद्धति पर भी हमें त्रुटि यही पर दिखाई देती है, क्योंकि सभी कवियों का उस समय के सभी इतिहासकारों को सही तिथि नहीं पता होगी, मृत्यु काल भी पता नहीं होगा, मतभेद भी पैदा होते हैं। ये काल क्रमानुसार पद्धति भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो वो कौन से हैं? जिन विद्वानों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। मिश्र बंधु क्या थे? ये 3 भाई थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में इस पद्धति का प्रयोग किया है। किसमें किया है? मिश्र बंधु जो है ये 3 भाई है और मिश्र बंधु विनोद में इस पद्धति का प्रयोग किया है। ओके, इसके नेक्स्ट जो है हमारी कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति। इसमें होता है कि इसमें अतीत के तथ्यों का केवल संकलन करते हैं। क्या करते हैं? अतीत के तथ्यों का केवल संकलन करते हैं। काल क्रम अनुसार इस पद्धति में भी त्रुटि है। वो कैसे? देखो, क्योंकि जो इतिहास है व्याख्या पर निर्भर करता है। इतिहास किस पर निर्भर करता है? व्याख्या पर। ना कि घटनाओं को एकत्र कर एक जगह रख दो तो इतिहास बन गया। ये नहीं है कि घटनाओं को इकट्ठा करके रख दिया तो वो इतिहास बन गया। इतिहास की व्याख्या करना बहुत जरूरी होता है। इतिहास ऐसे नहीं बनता। इतिहास में व्याख्याएं होती हैं छोटी छोटी घटनाओं की। छोटी छोटी घटनाओं के भी इतिहास में क्या होती है? व्याख्या। इस पद्धति को किसी भी विद्वान ने अपने इतिहास में प्रयोग नहीं किया। इस पद्धति को भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब चौथी देखो पद्धति है विधेयवादी पद्धति। कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। जो कवियों का विवरण है, परिचय है, जहाँ उस समय का जो काल विभाजन है, जहाँ उस समय की जो परिस्थितियां हैं। क्या? जो कवियों का विवरण है, परिचय है, जहाँ उस समय का जो काल विभाजन है, जहाँ उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनका विवरण, वो कवियों की काव्यगत विशेषताओं के अनुसार कवियों की जो श्रेणियों में बांटते थी। ठीक है, उनकी काव्यगत परिस्थितियां
उनकी काव्यगत प्रवृत्तियां या विशेषताओं को देखकर उनको अलग अलग श्रेणियों में रखते थे। जैसे कबीर, श्री गुरु नानक देव जी, दादू दयाल। ठीक है, इन्हें एक पद्धति में ही रखा जाएगा। तीनों को एक श्रेणी में, जो इनकी श्रेणी थी कबीर जी की और दादू दयाल की और गुरु नानक देव जी की, भक्ति काल थी। भक्ति काल की श्रेणी में इन्हें रखा गया क्योंकि इनकी काव्यगत विशेषताएं भक्ति के साथ मिलती हैं। इनके काव्यों में भक्ति मिलती है। दूसरे हैं हमारे केशव बिहारी घनानंद। इनके काव्य में श्रृंगारिकता मिलती है। क्या मिलती है? श्रृंगारिकता। इसलिए इन्हें रीतिकाल में रखा गया है। विधेयवादी पद्धति में होता था, कवियों की काव्यगत विशेषताओं को देखकर उनका विभाजन किया जाता था। उनकी विशेषताएं कैसे होती थी? जैसे जिसमें तो जो कवि जो थे भक्ति काल की व्याख्या करते उन्हें भक्ति काल में, और जो श्रृंगारिकता की व्याख्या करते थे उन्हें श्रृंगारिकता जो है उनकी श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न बनता है, जो विधेयवादी पद्धति की शुरुआत किसने की थी, किसमें की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी और हिंदी साहित्य के इतिहास में की है। किसमें की है? हिंदी साहित्य के इतिहास में की है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, पाश्चात्य विद्वानों में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? कहते हैं पाश्चात्य में इस पद्धति का प्रयोग बहुत पहले हो गया था। और इसमें किसने किया था इसका प्रयोग? सबसे पहले तेन ने किया था। किसने किया था? तेन। तो अब करेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहासकार। हिंदी साहित्य के इतिहासकार सबसे पहले कौन सा है? गारसा द तासी। इस्तवार द ला लिटरेटिव एंदोस्तानी। ये गारसा द तासी का इतिहास का नाम है। क्या है ये? गारसा द तासी का इतिहास का नाम है। इसका समय काल लिखने का, ठीक है, इसके तीन संस्करण है। कितने हैं संस्करण? कितने हैं इसके? 3 संस्करण है। पहला संस्करण आया है जो है 1839 ईस्वी में। दूसरा संस्करण है 1847 ईस्वी में। तीसरा संशोधित संस्करण है 1871 ईस्वी। ओके, इस इतिहास की भाषा कौन सी है? जो इतिहास है इसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच है। ठीक है, फ्रेंच का अनुवाद लक्ष्मी सागर बानवे ने किया। किसने किया? लक्ष्मी सागर बानवे ने किया फ्रेंच का अनुवाद। 1952 में हिंदोई साहित्य का इतिहास से इसका अनुवाद हुआ। किससे हुआ? हिंदोई साहित्य का इतिहास से इसका अनुवाद हुआ। तो दोबारा एक बार फिर देखते हैं जो इसके 3 संस्करण है। कौन से? पहला संस्करण आया है 1839 ईस्वी में, दूसरा आया है 1847 ईस्वी में, तीसरा संशोधित संस्करण 1871 ईस्वी में आया है। इस इतिहास की भाषा कौन सी है? फ्रेंच का अनुवाद लक्ष्मी सागर बानवे ने किया 1952 में। हिंदोई साहित्य का इतिहास से इसका अनुवाद हुआ। ओके, अब है दूसरा कौन सा है? शिव सिंह सेंगर। कौन सा है? शिव सिंह सेंगर। इनके इतिहास का नाम शिव सिंह सरोज है। क्या है? इनके इतिहास का नाम जो है शिव सिंह सरोज है। ये 1883 में लिखा गया। ये इतिहास कब लिखा गया? 1883 में लिखा गया ये इतिहास। ये हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास अंग है। क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास अंग है। ठीक है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपको? हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास किसका है और उसका नाम शिव सिंह सेंगर का है। किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। कौन सा है? शिव सिंह सरोज है। ठीक है, तो अब हम करेंगे आगे करेंगे जो थर्ड है हमारा जॉर्ज ए ग्रियर्सन। कौन सा है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इनके इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसके इतिहास को भाषा इंग्लिश थी। कहते इसकी इतिहास की जो भाषा थी वो क्या थी? इंग्लिश थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट है ये जो इस इतिहास में 952 कवियों का परिचय मिलता है। कितने कवियों का परिचय मिलता है? 952। किस इतिहास में मिलता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में किया। किशोरी लाल गुप्त जो है उन्होंने कब किया? 1957। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ के नाम से किया। कब किया? हिंदी साहित्य के प्रथम ग्रंथ के नाम से किया। इसे प्रथम ग्रंथ इसलिए कहा गया क्यों कहा गया? इसलिए
कहा गया क्योंकि इसमें कवियों का परिचय अच्छे ढंग से दिया गया है। कवियों का परिचय अच्छे ढंग से दिया गया है और उनके जो क्षेत्र भाषा को आधार बनाकर निर्धारित किए गए हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, कहते एक तो क्या इसे इम्पोर्टेंट भी कहा गया है, क्यों कहा गया है, और प्रथम ग्रंथ कहा गया है। क्यों कहा गया है प्रथम ग्रंथ? इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कवियों का जो परिचय है वो अच्छे ढंग से दिया गया है और उनके जो क्षेत्र भाषा को आधार बनाकर निर्धारित किए गए, ये अच्छी बात थी। ओके, अब है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु देखो, इनके इतिहास का नाम मिश्रबंधु विनोद था। क्या था? इनके इतिहास का नाम मिश्रबंधु विनोद था। ये 3 भाई थे। कौन कौन से थे? सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। देखो, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, इन तीनों ने मिलकर ये ग्रंथ लिखा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर लिखा था ये ग्रंथ। इस इतिहास के पहले 3 भाग, जो पहले 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए। कब हुए थे? 1913 में प्रकाशित हुए। जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, जो पहले 3 भाग वो 1913 में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो अब हम 5वां करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनके इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके जो इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 में प्रचलित है। कहाँ? कब? ये 1929 में प्रचलित है। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका से के रूप में प्रकाशित हुआ था। जैसे उस समय नागरी प्रचारी सभा ने ग्रंथ लिखवाया था। कहते उस समय नागरी प्रचारी सभा ने ग्रंथ लिखवाया था हिंदी शब्द सागर। कौन सा? हिंदी शब्द सागर। उस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। उस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। इस भूमिका को बाद में हिंदी साहित्य के प्रकाश के रूप में प्रकाशित करवा दिया गया है। इसी भूमिका को बाद में किसके रूप में प्रकाशित किया गया? किसमें? प्रकाश के रूप में, हिंदी साहित्य के प्रकाश के रूप में प्रकाशित करवा दिया गया था। तो ये 1929 में किया गया। कब किया गया? 1929 में। लेकिन जब इसका संशोधित संस्करण आया, क्या? जब इसका संशोधित संस्करण आया तो 1940 में आया था। कब आया था? 1940 में। संशोधित, जो इसका संशोधित संस्करण आया था वो कब आया था? 1940 में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। क्या था उसका नाम? हिंदी साहित्य का विकास। जे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संशोधित संस्करण था। क्या था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संशोधित संस्करण था। क्या था? संशोधित संस्करण था। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे है श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य 1931। कहते जो इससे श्याम सुंदर दास है, इसका सबसे पहले हिंदी भाषा और साहित्य जो थी वो 1931 में प्रकाशित हुई। हिंदी भाषा का विकास 1934। ठीक है, आगे है सूर्यकांत शास्त्री। इनका जो है वो है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। जे कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। ठीक है, उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका साहित्य हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास। क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास, 1934 में लिखा गया। जो इनके इम्पोर्टेंट है बस वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, आगे है राम कुमार वर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनका इतिहास कौन सा था? हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये है इनका इतिहास। ये 1938 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1938 में लिखा गया। ठीक है, आगे है निम्न में कौन सा इतिहास पूरा नहीं है या अधूरा है? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा इतिहास पूरा नहीं है या अधूरा है? जो इतिहास पूरा नहीं है और अधूरा है वो कौन सा है? राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य। कौन सा है? राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य। ये 693 से 1693 ईस्वी तक का इसमें विवरण है। क्या है? 1693 ईस्वी तक का इसमें क्या है? विवरण है। ये भक्ति काल तक ही लिखा गया इतिहास है। ये भक्ति काल तक ही लिखा गया
इतिहास है। कब तक लिखा गया, कहाँ तक लिखा गया, भक्ति काल तक ही लिखा गया इतिहास है। तो आगे हम करेंगे हरियारी प्रसाद द्विवेदी। हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हुए, इसलिए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके तीन इतिहास हैं। कितने हैं, 3 इतिहास हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये कब हुआ, 1952 में। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में लिखा गया। क्या किया गया, लिखा गया। नंद दुलारे वाजपेयी का इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी के इतिहास कौन से है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास। ठीक है, ये है 1942 में। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास 1942, आधुनिक साहित्य 1950, आधुनिक साहित्य 1950। उसके बाद है हमारा विश्वनाथ प्रसाद और नाम सिंह का इतिहास। पहले विश्वनाथ प्रसाद, हिंदी साहित्य का अतीत 1960, इनके द्वारा कौन सा इतिहास जो लिखा गया, हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में। नामवर सिंह का इतिहास, हिंदी साहित्य की प्रकृतियां 1949 में, कब, 1949 में लिखी गई। इसके बाद है नलिन बिलोचन शर्मा के इतिहास का नाम, कौन सा, नलिन बिलोचन शर्मा के इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1965 में लिखा गया। कब लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कब लिखा गया, 1965 में लिखा गया, 1965 में लिखा गया। कब लिखा गया, 1965 में लिखा गया। आगे है इंपॉर्टेंट हमारा अघय, 15 नंबर पर आता है जो हमारा अघय, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य 1967। अघय जी का कौन सा है, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य 1967। ओके, अब करेंगे हम इम्पोर्टेंट जो हैं, ये इम्पोर्टेंट आ जाएंगे आगे सब। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये उन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि संपादित करवाया है। उन्होंने क्या किया, खुद नहीं लिखा है, ये संपादित करवाया है। 1973 में संपादित करवाया। ठीक है, 1973 में संपादित जो ये करवाया गया। कौन सा, इन्होंने कौन सा खुद नहीं लिखा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ये इन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि संपादित करवाया, 1973 में संपादित करवाया। आगे है राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, 1986 में। क्योंकि राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। तो आगे हम चलते हैं। डॉक्टर बच्चन के इतिहास का नाम, डॉक्टर बच्चन के इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, 1996। डॉक्टर बच्चन के इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। उसके बाद लास्ट इतिहास सुमन राजे का आधा इतिहास, लास्ट इतिहास जो था सुमन राजे का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया। कब लिखा गया, 2003 में लिखा गया। तो इम्पोर्टेंट इतिहास है यो रामचंद्र शुक्ल का लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इम्पोर्टेंट कौन सा है ये, रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा, 1934 में। कब लिखा गया, 1934 में। आधुनिक हिंदी साहित्य पर पहला लिखा इतिहास है ये, आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा गया पहला इतिहास है। कौन सा, कौन सा है, रामचंद्र द्वारा जो लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1934 में लिखा गया, आधुनिक हिंदी साहित्य पर पहला इतिहास है जो लिखा गया है।